पिछली क्लास में हमने अर्थक्वेक के अंदर जो भूकंपीय तरंगों के प्रकार देखे उनमें पी, एस और एल प्रकार देखे और उसके अंदर से हमने पिछली क्लास के अंदर प्राथमिक तरंगों के बारे में बात करी, यानी कि पी तरंगों के बारे में बात करी। और पिछली क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी हमसे कि जब हम आपको यह बता रहे थे कि जहां भूकंप शुरू होता है, जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, उसे बोला जाता है अवकेंद्र, फोकस, भूकंप मूल और हाइपोसेंटर। और भूकंपीय तरंग सबसे पहले सरफेस पर जिस बिंदु पर पहुंचती है उसे क्या बोला जाता है? एपिसेंटर। कल की क्लास में हमने इसे हाइपोसेंटर बता दिया था, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसे बोला जाता है एपिसेंटर। क्या बोला जाता है? एपिसेंटर। तो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो तरंग है एस वेव। कौन सी? या द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, एस तरंग। इसके अलावा इसके क्या क्या नाम है? इसके अलावा इसका नाम है अनुप्रस्थ तरंग। पी तरंग का क्या नाम था? अनुदैर्ध्य तरंग। इसका नाम है अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरा नाम इसका है प्रकाश तरंग और जल तरंग। एक अन्य नाम भी है गौण तरंग। इन्हें क्या बोला जाता है? गौण तरंगें भी बोला जाता है। गौण तरंग। यह क्या है? एक्स वेव के नाम है। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि यह वर्क कैसे करती है। इसके अंदर क्या है? जो माध्यम के जो कण हैं वह क्या है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। क्या है? माध्यम के जो कण हैं, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। लंबवत गति करते हैं। डेफिनेशन से मतलब है कि जो माध्यम के कण हैं वह क्या है? तरंग संचरण की जो दिशा है उसके क्या है? लंबवत। यानी कि मान लीजिए कि यह है तरंग संचरण की दिशा, इस डायरेक्शन में तरंग जा रही है, तो माध्यम के कण क्या करेंगे? इस तरह से मूव करेंगे ऊपर, इस तरह से। तो यह क्या हुआ? लंबवत गति हो गई। यानी कि जो माध्यम के कण है वह क्या है? लंबवत गति कर रहे हैं। तरंग संचरण की दिशा इस तरह से और माध्यम के कण कैसे जा रहे हैं? ऐसे ऊपर नीचे होकर के 90 डिग्री के एंगल पर, इस तरह से। तो यह है एस वेव। अब इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी गति की स्पीड की, तो इसकी स्पीड है, पी तरंगों की स्पीड थी 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनकी गति उनसे कम होती है, तो इनकी स्पीड है 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह है इनकी गति, यानी कि स्पीड। अब क्या है कि यह जो पी तरंगे हैं, यह जो एस तरंगे हैं, यह क्या है? पी तरंगों के बाद में सरफेस पर आती है। सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है? पी। और दूसरे नंबर पर जो तरंग पहुंचती है उसका नाम क्या है? एस। दूसरे नंबर पर पहुंचने वाली तरंग, पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? एस तरंग है। इसके अलावा हमने क्या देखना है कि यह कौन कौन से माध्यम में गति कर सकती है। तो एस जो तरंग है यह क्या है? तरल माध्यम में गति नहीं करती। तरल यानी कि लिक्विड माध्यम में यह गति नहीं करती। यह ठोस व गैसीय जो माध्यम होता है उसमें क्या है? गति कर सकती है, परंतु
तरल माध्यम में यह गति नहीं करती, और अगर तरल माध्यम में यह गति नहीं करती तो जहां जहां लिक्विड माध्यम होगा, जहां जहां तरल माध्यम होगा, वहां पर यह तरंग क्या है, एंटर नहीं कर पाएगी, और वह एरिया, वह क्षेत्र एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एस तरंग का छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र का मतलब कि यहां पर यह तरंग अनुपस्थित है। क्या है? यह तरंग यहां पर नहीं है, उसे बोला जाता है छाया क्षेत्र। और एस तरंगों की हमने अन्य नाम देखे, गति के बारे में देखा, इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखा, इसका जो मैकेनिज्म है कैसे मूव करती है, इसकी एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा। और पी के बाद आती है धरातल पर, और क्या है, तरल माध्यम में गति नहीं करती, ठोस व गैसीय माध्यम में गति कर सकती है, और तरल माध्यम में एस तरंग का क्या है, छाया क्षेत्र होता है, यानी कि तरल माध्यम में यह उपस्थित नहीं होती। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यह जो भाग है यह है क्रस्ट का, यह जो है यह है मेंटल का। कोर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो था आउटर कोर और एक था इनर कोर। ठीक है, अब आप बताइए कि यह जो आउटर कोर था, मैंने इसका माध्यम कौन सा बताया था, यानी इसकी क्या अवस्था थी, किस स्टेट के अंदर यह था? तो यह था तरल माध्यम के अंदर। किसमें? तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर। और जो इनर कोर था यह क्या था? ठोस माध्यम में। अब क्योंकि यह तरल माध्यम में है तो पी वेव तो इसके अंदर से गुजर जाती है, निकल जाती है, परंतु एस वेव जब यहां आएगी, इधर से एस वेव यहां आएगी, जब मान लीजिए इस पॉइंट पर आई, तो यह क्या है, इसके आगे नहीं जाएगी और वापस मुड़ जाएगी। क्या करेगी? वापस मुड़ जाएगी। और वापस मुड़ने की वजह से क्या, वापस मुड़ने की वजह से इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। परावर्तन क्या है कि कोई तरंग आई, किसी माध्यम से टकराई और वापस अगर उसी दिशा में मुड़ गई, चली गई, तो क्या होगा? उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? एस तरंग क्या करती है? परावर्तन करती है। और पी तरंग क्या करती है? अपवर्तन करती है। अपवर्तन का मतलब है, एस तरंग ने तो किया परावर्तन, बट पी तरंग क्या करती है? मान लीजिए कि यह कोई पी तरंग आई, पी तरंग क्या करेगी? पी तरंग सभी माध्यम में गतिमान है, सभी माध्यम को पार कर सकती है। तो मान लीजिए कि यह एक तरल माध्यम है नीचे, तो पी तरंग आई, पी तरंग क्या करेगी? अपना जो रास्ता है उसे क्या है, थोड़ा सा मोड़ देगी या चेंज कर देगी, अपनी जो गति को, दिशा को परिवर्तित कर लेगी, आगे जाकर के इस तरह से मुड़ जाएगी। और इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसे बोला जाता है अपवर्तन। क्या बोला जाता है? अपवर्तन। इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। पी तरंगों में पी तरंगे अपवर्तन का काम करती हैं, जहां की एस तरंगे जो है परावर्तन का काम करती हैं। एक फैक्ट है कि एस तरंगे परावर्तन करती हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन, तरल माध्यम। तो दोस्तों यह था एस वेव द्वितीय तरंग। इसके बाद जो अंतिम तरंग है उसका नाम है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, जिन्हें क्या बोला जाता है? सरफेस वेव भी बोला जाता है। ये एस वेव यानी सरफेस वेव, और जिन्हें एल वेव भी बोला जाता है,
जिन्हें लॉन्ग वेव, क्या लॉन्ग वेव भी बोला जाता है, और जिन्हें लव वेव, क्या बोला जाता है, लव वेव भी बोला जाता है। और एक नाम इनका और है रिले तरंगे। क्या है, रिले वेव, रिले तरंग। यह क्या है, धरातलीय तरंगों के नाम है। इनमें से कोई भी नाम होगा तो वह तरंग कौन सी होगी, धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंगे सरफेस वेव, एल वेव, लॉन्ग वेव, लव वेव और रिले वेव। अब लव वेव का मतलब क्या है, यानी कि लव वेव इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस तरंग के बारे में एक भूगर्भवेत्ता हुए हैं, उनका नाम है D.H. लव। क्या नाम है, D.H. लव। इन्होंने क्या करा, इसकी खोज की, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, लव वेव भी पड़ गया। और इसके बाद धरातलीय तरंगे क्या है, सबसे अंतिम में आती है। क्या पहले पी तरंगे आएंगी, फिर एस तरंगे आएंगी, फिर उसके बाद एल वेव यानी कि धरातलीय तरंगे सरफेस पर आएंगी। क्या है, सबसे अंत में, सबसे अंत में सरफेस पर आती है। क्या आती है, सरफेस पर सबसे अंत में यानी कि लास्ट में। और एक मैंने आपको बताया था, इसका एक और नाम है विनाशकारी तरंगे, विध्वंसकारी तरंगे, यानी कि जो क्या करती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इन्हें विनाशकारी तरंगे भी बोला जाता है, भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम इनकी स्पीड की अगर हम बात करें तो इनकी स्पीड होती है, गति होती है 3 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये तरंगे आती कैसे है, सबसे पहले आती है पी तरंग, फिर आती है एस तरंग। जब पी और एस तरंग के मध्य अनोन्य क्रिया हो जाती है, यानी कि पी और एस तरंग के मध्य इंटरसेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या, एक नई तरंग जन्म लेती है, एक नई तरंग उत्पन्न होती है, जिसे बोला जाता है एस वेव। यानी कि क्या है, पी व एस तरंग के अनोन्य क्रिया के कारण, क्या है, अनयोन्य क्रिया के कारण, अनोन्य क्रिया के कारण पी व एस तरंग के मध्य अनोन्य क्रिया होगी, इंटरसेक्शन होगा, तो क्या होगा, यानी कि ये दोनों आपस में मिलेंगी, तो उससे एक नई तरंग का निर्माण होगा, P प्लस एस, क्या होगा, एल वेव का निर्माण। और यह एल वेव सबसे अधिक खतरनाक होती है, इमारतों को गिराने में, सरफेस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने में इसी धरातलीय तरंग का क्या होता है, हिस्सेदारी होती है। और इसकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो यह थी धरातलीय तरंग, सरफेस वेव, एल वेव, लॉन्ग वेव, लव वेव और रिले वेव। तो इस प्रकार से हमारा जो तरंगों के प्रकार थे वह होते हैं खत्म। अब इसके बाद भूकंप के अगर हम प्रकार देखें, भूकंप के प्रकार, तो भूकंप क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से जो आते हैं प्राकृतिक, और जो दूसरे हैं मानवकृत भूकंप, जो कि इंसान के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा लाए जाते हैं, जिसके अंदर हिस्सेदारी होती है मनुष्य की। प्राकृतिक भूकंप में
विवर्तनिकी भूकंप हो गए, विवर्तनिकी भूकंप। कौन से? विवर्तनिकी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप और प्लूटोनिक भूकंप। क्या है नाम? प्लूटोनिक भूकंप। और जब हम बात करते हैं मानवकृत की, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि परमाणु विस्फोट के कारण आ सकता है, परमाणु विस्फोट एक कारण हो सकता है। दूसरा, खनन यानी कि माइनिंग, खनन कारण हो सकता है। तीसरा, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण, बांध यानी कि जहां पानी को रोका जाता है, उनकी वजह से भी क्या है, जलीय भार के कारण क्या है, कभी कभार भूकंप आ जाते हैं, क्योंकि पानी नीचे जाता है, नीचे मैग्मा है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि नीचे मैग्मा है, तो पानी तो अपनी जो लिक्विड अवस्था में जाता है, मैग्मा की वजह से वह क्या है, गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाता है और आकर के फिर सरफेस पर धक्का लगाता है, जिसकी वजह से क्या है, सरफेस पर कंपन होता है और भूकंप आ जाता है। अब बात करते हैं कि विवर्तनिकी भूकंप क्या है। तो मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ेंगे तब विस्तार से इसे देखेंगे। तो ये दो प्लेटें हैं, या तो यह एक दूसरे के सामने आकर के टकराएंगी, या क्या होंगी, यह एक दूसरे से दूर जाएंगी। जब एक दूसरे के सामने आएंगी तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट। क्या कहलाएंगी? सामने आएंगी अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट, और दूर जाएंगी तो क्या कहलाएंगी, अपसरण यानी कि डाइवर्जेंट। क्या? अभिसरण व अपसरण क्रिया के परिणाम स्वरूप आने वाला जो भूकंप है या जो अर्थक्वेक है वह क्या है, विवर्तनिकी। क्या बताया? प्लेटें जब पास में आमने सामने आएंगी तो कहलाएगा अभिसरण, दूर जाएंगी अपसरण। ज्वालामुखी भूकंप, जब हम वोल्केनो का चैप्टर कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी की जो मुख्य नली से गैस से बाहर आती है, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होते हैं? विखंडित पदार्थ होते हैं। ये जो पायरोक्लास्ट हैं, यह क्या है, बहुत अधिक स्पीड से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कंपन उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है, जिस वजह से क्या है, भूकंप आते हैं। एक तो पायरोक्लास्ट, क्योंकि क्या है, जो ज्वालामुखी नली से बहुत अधिक तीव्रता में यह बाहर निकलते हैं, अधिक तीव्रता में निकलेंगे तो कोई ना कोई हलचल यानी कोई ना कोई कंपन तो ये करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, भूकंप आता है। रही बात प्लूटोनिक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप का है कि वह क्षेत्र यानी कि वह क्षेत्र जहां पर क्या है, अधिक गहराई पर, वह क्षेत्र जहां पर भूकंप आए, यानी अधिक गहराई में जब भूकंप आएगा और वह क्षेत्र जहां पर भूकंप आया वह क्या होना चाहिए, फोकस बिंदु होना चाहिए, भूकंप मूल होना चाहिए, अवकेंद्र होना चाहिए। यानी कि अवकेंद्र पर जब भूकंप आएगा, अवकेंद्र पर भूकंप, और कब, अधिक गहराई, जिसमें क्या है, अधिक गहराई होनी चाहिए। यानी कि अधिक गहराई पर, भूकंप मूल पर जब भूकंप आएगा तो वह क्या कहलाएगा, प्लूटोनिक भूकंप। यानी कि अधिक गहराई पर भूकंप मूल यानी कि फोकस अवकेंद्र पर जब भूकंप आएगा तो वह क्या कहलाएगा, प्लूटोनिक भूकंप। तो यह था प्राकृतिक रूप से। मानवकृत में परमाणु विस्फोट जब होते हैं उसकी वजह से भूकंप आता है, खनन माइनिंग की वजह से भी भूकंप आता है, और इस खनन के अंदर एक शब्दावली है, वोकैबुलरी है, जिसे बोला जाता है कोलैप्स। क्या बोला जाता है, कोलैप्स। इस कोलैप्स का अर्थ है कि जब खनन के दौरान भूमिगत जो खाने हैं उनकी छत जब गिर जाती है तो जिस छत गिरने की वजह से जो भूकंप आता है उसे क्या बोला जाता है, कोलैप्स। क्या कहा मैंने कि खनन के दौरान
भूमिगत जो खाने बनती है उनकी अगर छत गिर जाए और उस वजह से जो भूकंप आएगा उसे क्या बोला जाएगा? कोलैप्स। भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण, भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप, उत्पन्न क्या है? भूकंप क्या कहलाएगा? कोलैप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलैप्स कहलाएगा। भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप। बांधों का निर्माण मैंने आपको बताया था कि जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस वजह से पानी क्या है? रिस कर नीचे चला जाता है और नीचे क्या है? मैग्मा चैम्बर। और वह मैग्मा चैम्बर में क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक है और उस वजह से वह जो पानी है वह क्या है? जलवाष्प में यानी कि भाप में बदल जाता है। और भाप भी क्या है? गैस या फोम का एक रूप है, जिसकी वजह से जो गैसें होती है वह क्या ऊपर को उठने लगती हैं और सरफेस पर क्या है? धक्का मारना शुरू कर देती हैं और उस वजह से क्या है? सरफेस की संतुलन बिगड़ जाता है और भूकंप आ जाता है। तो यह था भूकंप के प्रकार। अब क्या है? भूकंप के प्रकार एक और भी हैं, गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, उन्हें भी कर लेते हैं। एक नया प्रकार क्या है? गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार। गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार। इसके बारे में दो भूगर्भवेत्ता हैं जिन्होंने बताया, एक का नाम है रिक्टर और एक का नाम है गुटेनबर्ग। किन्होंने बताया इसके बारे में? रिक्टर व गुटेनबर्ग। किसने? रिक्टर व गुटेनबर्ग ने। उन्होंने क्या कहा? इन्हें 3 भागों में बांट दिया गहराई के आधार पर। पहले वाले भूकंप को इन्होंने कहा सामान्य भूकंप। क्या? सामान्य भूकंप। सामान्य भूकंप की इन्होंने गहराई बताई 0 से 50 किलोमीटर। कितनी? 0 से 50 किलोमीटर। इसके बाद इन्होंने जो रिक्टर व गुटेनबर्ग ने दूसरा प्रकार बताया मध्यवर्ती भूकंप। क्या? मध्यवर्ती भूकंप। इसकी गहराई इन्होंने बताई 50 से 250 किलोमीटर तक। और जो तीसरा प्रकार इन्होंने बताया वह था अधिक गहराई पर आने वाले भूकंप। अधिक गहराई वाले भूकंप। इसकी गहराई इन्होंने बताई 250 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक। गहराई के आधार पर इन्होंने भूकंप के प्रकार बताए, जैसे कि यह अर्थ है, पृथ्वी है। क्या है? यह पृथ्वी। अब इस पृथ्वी में 3 फोकस मैंने गहराई के आधार पर ले लिए। मान लीजिए कि यहां अगर 0 है तो ये हो गया 50 किलोमीटर, यानी कि यह हिस्सा 50 किलोमीटर का, और यह जो हिस्सा है 50 से 250 किलोमीटर का, और यह जो हिस्सा है 250 से 700 किलोमीटर का। तो ये जो क्षेत्र है यह क्या है? सामान्य भूकंप का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सामान्य भूकंप का क्षेत्र। 50 से 250 किलोमीटर वाला जो है मध्यवर्ती भूकंप का क्षेत्र है, और 250 से 700 वाला अधिक गहराई वाला भूकंप का क्षेत्र। कौन सा? अधिक गहराई पर भूकंप का
क्षेत्र। तो गहराई के आधार पर रिक्टर व गुटेनबर्ग ने ये 3 प्रकार बताए। तो यह भी हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है स्केल, कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले स्केल कितने प्रकार के हैं। तो वह है 3 प्रकार के। तो स्केल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। स्केल, रोसफेरल, रोसीफेरल बोला जाता है, रोसीफेरल स्केल और मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल। स्केल का अर्थ क्या है? किस काम में आते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता को मापना स्केल का काम है। क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापना। अब क्या है? इस रोसीफेरल जो स्केल है इसकी खोज किसने करी? रोसी और फेरल ने। रोसी जो थे वह इटली के थे और जो फेरल थे यह थे स्विट्जरलैंड के, जरलैंड के। और इस स्केल की खोज इन्होंने कब करी? 1870 के अंदर। कब करी? 1870 के अंदर। और इन्होंने 0 से लेकर के 10 तक का अंकन इसमें दिया। कितने का? 0 से 10 तक अंकन, यानी नंबरिंग। क्या की इन्होंने? जैसे हमारे नॉर्मल स्केल के अंदर 0 से 14 सेंटीमीटर तक का अंकन होता है, यानी नंबरिंग होती है, वैसे ही और रोसीफेरल ने अपना जो स्केल था उसमें 0 से 10 तक का अंकन दे दिया। मर्केली जी ने 1884 में इस स्केल को दिया, स्केल को बनाया। और यह जो मर्केली है यह कहां के थे? इटली के थे। कहां के? इटली के। और इनके स्केल पर 1 से 12 तक, कितना? 1 से 12 तक था अंकन। कितना था? 1 से 12 तक अंकन। और लास्ट में जो रिक्टर स्केल है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा यूज में यही स्केल को लिया जाता है। और इस स्केल की खोज हुई 1935 में। कब हुई? 1935 में रिक्टर के द्वारा, फ्रांसीसी रिक्टर। इनका नाम क्या है? फ्रांसीसी रिक्टर। फ्रांसीसी का मतलब यह नहीं है कि यह यूरोप के हैं। फ्रांसीसी रिक्टर इनका नाम है और यह कहां के थे? यूएसए के। कहां के? यूएसए के। फ्रांसीसी रिक्टर कहां के थे? यूएसए के थे। और इन्होंने क्या किया? 0 से लेकर के 9 तक का अंकन अपने स्केल में किया। 0 से 9 तक का अंकन। और इनका जो यह स्केल था यह क्या है? लोगैरिथम बेस्ड था। कैसा था? लघु गणकीय आधारित। कैसा था? लघु गणकीय आधारित, यानी लोगैरिथम बेस्ड स्केल। कैसा था? लोगैरिथम बेस्ड स्केल था, लघु गणकीय आधारित था। यानी कि इसमें जो एक अंक था वह क्या है? 10 गुणा ऊर्जा को 10 गुणा ऊर्जा को क्या है? प्रदर्शित कर रहा था। कि एक अंक जो था वह क्या है? 10 गुणा ऊर्जा को। मान लीजिए कि अगर 1 है तो वह 10 को, अगर 2 है तो वह क्या है? 20 को। 10 गुणा यानी कि आगे जैसे 1 10 को, 2 फिर इसका 10 गुणा, कितना हो गया? 100। इस तरह से क्या है? एनर्जी को यह बता रहा था, 10 गुणा बता रहा था। तो यह था रिक्टर स्केल। स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है। तो इसके बाद यह देखना है कि संसार में भूकंप का वितरण कहां कहां पर है। अंतिम टॉपिक
संसार में भूकंप का वितरण। तो पिछली क्लास में मैंने आपको जब ज्वालामुखी करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि परिप्रशांत मेखला पर क्या है, सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं, और भूकंप में भी परिप्रशांत जो मेखला है वहां पर क्या है, सबसे अधिक भूकंप आते हैं। कहां है? परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला पर क्या है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जैसे परिप्रशांत मेखला में जैसे रॉकीज है, एंडीज है, और अलास्का है, ताइवान है, फिलीपींस है, जापान है, ये जो एरिया है यह क्या है, परिप्रशांत मेखला का क्षेत्र है। और यहां पर क्या है, सबसे अधिक भूकंप आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर जो प्लेटें हैं वह कौन सी प्लेटें हैं? अभिसरण प्लेटें। कौन सी? अभिसरण प्लेट्स, यानी कि आमने सामने आकर के मिलने वाली जो प्लेटें हैं, क्या है, परिप्रशांत मेखला पर वह प्लेटें हैं जिसकी वजह से क्या है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। और इन सर्वाधिक भूकंप आने की वजह से इस क्षेत्र को बोला जाता है बैनी ऑफ जोन। बैनी ऑफ जोन क्या बोला जाता है? बैनी ऑफ जोन। एक भूगर्भ वेता हुए बैनी, उन्होंने क्या है, इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? बैनी ऑफ जोन बोल दिया। तो परिप्रशांत मेखला पर सर्वाधिक कितने आते हैं? 60 से लेकर के 65% जो भूकंप है वह कहां आते हैं? परिप्रशांत मेखला पर आते हैं। और मध्य महासागरीय कटक, महासागरीय कटक पर भी भूकंप आते हैं। कटक बोल लो या मेखला बोल लो। ये क्षेत्र भी मैंने आपको बताया था कहां से लेकर के कहां तक है? आइसलैंड से लेकर के बोवेड द्वीप तक। कहां से कहां तक? आइसलैंड से बोवेड द्वीप तक। बोवेड द्वीप तक। अब इस क्षेत्र के अंदर भी भूकंप आते हैं, और इस क्षेत्र में भूकंप आने का कारण है अपसरण प्लेट, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट। अपसरण प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट जो एक दूसरे से क्या है, दूर हो रही हैं, यानी कि जिनकी गति क्या है, दूर होने की है, वहां क्या है, भूकंप आते हैं। उसे बोला जाता है मध्य महासागरीय मेखला। एक और है मध्य महाद्वीपीय मेखला। महाद्वीपीय मेखला, ये भी हमने पिछली क्लास में बात करी थी जब हम वोल्केनो की बात कर रहे थे। तो यूरेशिया का जो भाग है पश्चिम से पूर्व का, यूरेशिया का जो भाग है पश्चिम से पूर्व का, वह क्या है, सारा मध्य महाद्वीपीय मेखला का भाग है। वहां पर भी क्या है, भूकंप आते हैं। और इसके बाद जो क्षेत्र है वह है पूर्वी अफ्रीकन क्षेत्र। पूर्वी अफ्रीकन क्षेत्र आप समझ लीजिए कि अफ्रीका के पूर्व में एक नदी है, जम्बाजी नदी। कौन सी? जम्बाजी बोल दो या जम्बोजी बोल दो। कौन सी है? जम्बेजी नदी। इस नदी से लेकर के लाल सागर तक, इस नदी से लेकर के लाल सागर तक का जो क्षेत्र है वह क्या है, पूर्वी अफ्रीकन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं, और भूकंप आने के पीछे का कारण है फोल्ट, यानी कि भ्रंशन। क्या है? भ्रंशन यानी कि फोल्ट, यानी कि बड़ी बड़ी दरारें। क्या है? बड़ी बड़ी दरारें। जब हम कल की क्लास में हमने देखा था कि भ्रंशन के कारण भी भूकंप आते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर भ्रंशन के कारण भी क्या है, भूकंप आते हैं। जम्बेजी नदी से लाल सागर का जो क्षेत्र है वह क्या, पूर्वी अफ्रीकन क्षेत्र। तो यह थी भूकंप, अर्थक्वेक, और इसी के साथ यह चैप्टर क्या है, खत्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।